चलो कॉम्प्लेक्स नंबर में और आगे बढ़े। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, मॉडुलस रोडुलस, ये सारा तो पढ़ लिया हम लोगों ने, लेकिन आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ाने जा रहा हूं। उस कंसेप्ट का नाम है, आज मैं बताने जा रहा हूं आप लोगों को, कंसेप्ट ऑफ रोटेशन। क्या बताने जा रहा हूं? कंसेप्ट ऑफ रोटेशन। बिल्कुल ध्यान से कंसेप्ट ऑफ रोटेशन को सुनना है, ये थोड़ा ज्यादा ही जबरदस्त है, इसलिए इसको ध्यान से नहीं सुनेंगे तो बाद में हंसी आती है हल्की हल्की, और कोई विशेष बात नहीं है। आज हम बात करने जा रहे हैं कंसेप्ट ऑफ रोटेशन की। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कंसेप्ट ऑफ रोटेशन। बहुत ही जबरदस्त कंसेप्ट है, इसको मैं पहले समझाऊंगा, फिर इस कंसेप्ट को अप्लाई करके बताऊंगा, काफी सारे क्वेश्चन करेंगे और बिल्कुल कंसेप्ट ऑफ रोटेशन में हम लोग बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ रोटेशन की। मान लो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड, आर ई की पावर आयोटा थीटा। ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड, आर ई की पावर आयोटा थीटा, है ना। पोलर फॉर्म में लिख दिया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया, यूलर फॉर्म में लिख दिया। ये पोलर नहीं होता, यूलियर फॉर्म में या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है। अब मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि बताइए इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कितना है, तो आप धीरे से हंसेंगे है और बोलेंगे कि सर इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस और कुछ नहीं है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस आर है। मान लो मैं पूछूं इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट कितना है, तो आप बोलेंगे गुरुजी इस कॉम्प्लेक्स में आर्ग्यूमेंट है थीटा। ठीक है भैया। अगर मैं बोलूं इस कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लॉट करो, तो आप कैसे प्लॉट करेंगे इस कॉम्प्लेक्स नंबर को? इस कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लॉट करने के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। यह कॉम्प्लेक्स नंबर थीटा एंगल पर और आर दूरी पर होगा। क्या बोला मैंने? यह कॉम्प्लेक्स नंबर थीटा एंगल और आर दूरी पर होगा। तो आइए रंग बदल के बता देता हूं, यानी ओरिजिन से आर दूरी पर और थीटा एंगल पर, ओरिजिन से आर दूरी पर और थीटा एंगल पर जो पॉइंट है यही है जेड। यही क्या है? जेड। ओरिजिन से आर दूरी पर और थीटा एंगल पर जो पॉइंट है ये है जेड। ये हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर जेड आर ई की पावर आयोटा थीटा। अब अगर मैं, बल्कि इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं अपन, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, उससे अच्छा लगेगा। अपन बल्कि इसको कह देते हैं कि मान लीजिए आर ई की पावर आयोटा अल्फा है। तो यह जो कॉम्प्लेक्स नंबर है यह ओरिजिन से आर दूरी पर है और अल्फा एंगल पर है। सपोज करो मैं z को मल्टीप्लाई कर देता हूं e की पावर आयोटा थीटा से। अगर मैं z को e की पावर आयोटा थीटा से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या होगा, यह सोचो। तो ये बेटे कुछ नहीं, आर ई की पावर आयोटा अल्फा प्लस थीटा बन जाएगा। इससे क्या हुआ, आओ देखें। इस नए कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z1 कह देते हैं। z1 कैसे मिला? z1 मिला है z को e की पावर आयोटा थीटा से मल्टीप्लाई करके। z1 कैसे मिला? z1 मिला है z को e की पावर आयोटा थीटा से मल्टीप्लाई करके। तो z1 मिला है z को e की पावर आयोटा थीटा से मल्टीप्लाई करके। तो ये नया कॉम्प्लेक्स नंबर z1 है। अगर मैं z1 को प्लॉट करना चाहूं तो z1 को कैसे प्लॉट करेंगे? प्लॉट कर लीजिए गुरुजी, रंग बदल लेते हैं। अभी भी ओरिजिन से आर दूरी पर ही है, ये ओरिजिन से आर दूरी पर ही है, पर ये कितना एंगल बनाता है? अल्फा प्लस थीटा, अल्फा प्लस थीटा। तो ये हमारा z1 हो गया। अगर मैं z और z1 को थोड़ा ज्योमेट्रिकली देखूं तो मैं ऐसा कह सकता हूं, अगर मैं z और z1 को ज्योमेट्रिकली देखूं तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि अगर z को थीटा एंगल से रोटेट कर दें, अगर z को थीटा एंगल से रोटेट कर दें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो z1 मिल जाएगा। यानी ये जो चीज है मैं इसको ऐसे कहने जा रहा हूं कि z को रोटेट कर देना है। कैसे रोटेट कर देना है? कितने एंगल से? थीटा एंगल से। कहां? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो मुझे मिल जाएगा z1। इसीलिए ये e की पावर आयोटा थीटा इज कॉल्ड रोटेटिंग एलिमेंट। अच्छा, कॉमन सेंस की बात है, अगर किसी चीज को e की पावर आयोटा थीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, उसका मॉडुलस चेंज नहीं होगा, आर्ग्यूमेंट में थीटा जुड़ जाएगा। अब जुड़ेगा तो वो चीज किधर रोटेट करेगी? एंटी क्लॉक वाइज रोटेट करेगी। तो यानी इज कॉल्ड रोटेटिंग एलिमेंट। मल्टीप्लाइंग एनी कॉम्प्लेक्स नंबर by e की पावर आयोटा थीटा rotates it
बाई एन एंगल थीटा इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिस पर हम कंसेप्ट ऑफ रोटेशन पढ़ने जा रहे हैं। ई की पावर आयोटा थीटा एक रोटेटिंग एलिमेंट है। वैसे भी सोचिए, आर मॉडुलस है और थीटा उसका आर्ग्यूमेंट है। अगर आपने उसको ई की पावर आयोटा थीटा से मल्टीप्लाई किया तो कहीं कोई चेंज नहीं आएगा, मॉडुलस सेम का सेम रहेगा, बस जो आर्ग्यूमेंट है उसमें थीटा जुड़ जाएगा। अगर थीटा जोड़ देंगे तो एंटी क्लॉकवाइज थीटा से रोटेट हो जाएगा। ये कहलाता है रोटेटिंग एलिमेंट, ई की पावर आयोटा थीटा। अब मैं आपको रोटेशन लिखना सिखाता हूं। ये तो अपने को समझ में आ गया। अब मैं, अच्छा चलो पहले कॉपी कर लो, कॉपी करो यहां तक। तो ये कंसेप्ट ऑफ रोटेशन तो हम समझ गए। अब सबसे पहला काम हम ये करेंगे, अब मैं आपको रोटेशन लिखना सिखाऊंगा, आप थोड़ा ध्यान देंगे, है ना, सब बच्चों को ध्यान देना है। आइए मैं आपको रोटेशन लिखना सिखाऊं। मान लीजिए ये ऐसे लाइन है, मान लीजिए इस पॉइंट, ये पॉइंट Z1 है, ये पॉइंट मान लीजिए Z2 है, ये पॉइंट मान लीजिए Z3। अब आपको रोटेशन लिखने के पहले ये बात समझिए कि जब आप ई की पावर आयोटा थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो रोटेट करता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब देखिए कैसे लिखेंगे। रोटेशन के अंदर आपको वेक्टर की तरह सोचना है। कैसा सोचना है? वेक्टर की तरह। देखिए मान लीजिए बीच का एंगल थीटा है, तो आप वेक्टर की डायरेक्शन का बहुत ध्यान रखेंगे। ओ, इस वेक्टर को अगर थीटा से रोटेट करूं तो ये वेक्टर मिलेगा। ध्यान रखना, वेक्टर का बहुत ध्यान रखना है। ये वेक्टर को जब आप एंटी क्लॉकवाइज थीटा से रोटेट करेंगे तो ये वेक्टर मिलेगा। अब सवाल उठता है कि जरूरी नहीं गुरुजी कि Z1 माइनस Z2, जरूरी नहीं कि ये मैग्नीट्यूड इस मैग्नीट्यूड के बराबर हो। भाई यहां पर तो बड़े आराम से आपने खेल लिया था, क्योंकि इन दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर थे, दोनों का मैग्नीट्यूड R और R था। लेकिन यहां पर ये लेंथ जरूरी नहीं इस लेंथ के बराबर हो, इसलिए हम लोग रोटेट करते हैं यूनिट वेक्टर। सुनो ध्यान से, इसके अलोंग यूनिट वेक्टर लिखिए Z1 माइनस Z2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 माइनस Z2। यूनिट वेक्टर कैसे लिख दिया? वेक्टर कैसे लिखते थे? फाइनल माइनस इनिशियल। आपने इसकी डायरेक्शन यूं बना दी है, ये फाइनल पॉइंट आ गया, इनिशियल पॉइंट आ गया, तो फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, ये हो गया इसके अलोंग यूनिट वेक्टर। इसके अलोंग यूनिट वेक्टर लिखिए Z3 माइनस Z2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ Z3 माइनस Z2। अब इस वेक्टर को अगर ई की पावर आयोटा थीटा से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये वेक्टर मिल जाएगा। ये इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है, क्या इंडिकेट करता है? कि इस वेक्टर को थीटा एंगल से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो ये वेक्टर मिल जाएगा। लिखने का तरीका देखिए, ध्यान रखना, डायरेक्शन का ध्यान रखना है। इस डायरेक्शन के वेक्टर को रोटेट करोगे तो इसी डायरेक्शन का वेक्टर मिलेगा। ऐसे थोड़ी इस डायरेक्शन को रोटेट करोगे इधर का मिलने लग जाएगा। चमत्कार नहीं करने हैं। इस डायरेक्शन का रोटेट करोगे इसी डायरेक्शन का वेक्टर मिलेगा। बिल्कुल इस बात का ध्यान रखना है। बिल्कुल, ये बात समझ में आ गई। Z1 माइनस Z2 अपॉन मॉडुलस Z1 माइनस Z2 यूनिट वेक्टर। और वेक्टर कैसे लिखते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल। अब ये वेक्टर लिखना है तो फाइनल माइनस इनिशियल, ये वेक्टर लिखना है तो फाइनल माइनस इनिशियल। और चूंकि हर बार जरूरी नहीं है चीजों का लेंथ सेम हो तो इसका यूज करें। एक और देखिए, लिख के मैं बताता हूं, अब इस पर प्रपंच हो जाएगा। मान लीजिए दो लाइनें हैं, इस पर एक पॉइंट है Z1, इस पर एक पॉइंट है Z2, इस पर एक पॉइंट है Z3 और इस पर एक पॉइंट है Z4। और मान लो इनके बीच का एंगल थीटा है, तो कैसे लिखेंगे? वही यूनिट वेक्टर। इस वेक्टर को रोटेट करूंगा तो भैया डायरेक्शन यही मिलेगी। डायरेक्शन का बहुत ध्यान रखें। तो इसके अलावा, अच्छा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है, ध्यान रखना। ये रोटेशन भी कैसा होना चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि जब ई की पावर आयोटा थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो चीजों को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है। अगर क्लॉकवाइज रोटेट करना हो तो थीटा की जगह माइनस थीटा लगेगा। वो तो खैर आप समझ गए होंगे। इसके अलोंग यूनिट वेक्टर Z1 माइनस Z2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 माइनस Z2। इसको थीटा एंगल से रोटेट कर दिया तो इसके अलोंग यूनिट वेक्टर Z3 माइनस Z4 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ Z3 माइनस Z4। ये लीजिए, कॉपी करिए दोनों चीजें।
अब बच्चे ध्यान सुनो, हमने कंसेप्ट ऑफ रोटेशन तो समझ लिया। कंसेप्ट ऑफ रोटेशन समझ के ये तो समझ में आ गया कि चलो ये जो है रोटेटिंग एलिमेंट e की पावर आयोटा थीटा है। सवाल उठता है कहां लगाएंगे कंसेप्ट ऑफ रोटेशन, कैसे पता लगेगा कि इस सवाल में लगना है कंसेप्ट ऑफ रोटेशन। मैं बताता हूं कैसे पता लगेगा, बहुत आसान सी बात। अगर किसी भी क्वेश्चन में किसी ज्योमेट्री के वर्टेक्स के बीच में रिलेशन पूछा गया हो तो यूज करेंगे कंसेप्ट ऑफ रोटेशन। यहां पर देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, Z1, Z2, Z3 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। सबसे पहले इस चीज को समझ लीजिए, सबसे पहले इस चीज को समझ लीजिए, इफ इन एनी ज्योमेट्री, if in any geometry relation between vertices is asked, then use concept of rotation। सवाल यही है कि क्वेश्चन में ऐसा क्या पढ़ लें, क्वेश्चन में ऐसा क्या देख लें कि समझ में आए कि भैया हाँ इसमें लगना है कंसेप्ट ऑफ रोटेशन। तो अगर कोई भी ज्योमेट्री गिवन हो, स्क्वायर गिवन हो, ट्रायंगल गिवन हो, टेट्राहेड्रन गिवन हो, कोई भी ज्योमेट्री गिवन हो और उस ज्योमेट्री के वर्टेक्स के बीच में रिलेशन अगर आप पूछा गया हो तो भैया इस्तेमाल करना पड़ेगा कंसेप्ट ऑफ रोटेशन। यहां पर देखिए, Z1, Z2, Z3 आर वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल राइट एंगल एट Z2। उसने एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दे दिया और ये Z2 पर राइट एंगल्ड है, ये दोनों बराबर हैं, ये Z1 है और ये Z3 है। Z1, Z2, Z3 आर वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल राइट एंगल्ड एट Z2। अब ये साबित करना है हमको, क्या साबित करना है, Z1, Z2, Z3 के बीच में एक रिलेशन साबित करना है, वर्टिसेस के बीच में एक रिलेशन साबित करना है। जैसे ही वर्टिसेस के बीच में रिलेशन साबित करना हो, जैसे ही वर्टिसेस के बीच में रिलेशन की बात आए, समझ जाइए यूज करना है कंसेप्ट ऑफ रोटेशन। चलो यहां पर यूज करने की कोशिश करते हैं। अगर इसको 90 डिग्री से मैं रोटेट कर दूं, इस वेक्टर को अगर मैं 90 डिग्री से रोटेट कर दूं तो ये वाला वेक्टर मिल जाएगा। जब भी आप रोटेशन की बात करेंगे तो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। तो इसके अलॉन्ग वेक्टर कितना मेरे बच्चों, Z1 माइनस Z2 अपॉन मॉडुलस Z1 माइनस Z2 इंटू 90 डिग्री e की पावर आयोटा पाई बाई 2। ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा Z3 माइनस Z2 मॉडुलस ऑफ Z3 माइनस Z2। अब यहां पर एक राज की बात बताता हूं, वैसे पहले बता चुका हूं। e की पावर आयोटा पाई बाई 2 का मतलब क्या हुआ मेरे बच्चे, cos पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2 विच इज 0 प्लस आयोटा इंटू 1 आयोटा तेरी। यानी किसी भी चीज को अगर आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे तो 90 डिग्री से घूम जाएगा। इफ एनीथिंग इज मल्टीप्लाइड बाय आयोटा it rotates by an angle of 90 degree in anti-clockwise direction। तो 90 डिग्री से रोटेट हो जाएगा, कौन सी डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, ये हमारे पास निकल के आ गया। अब यहां पर एक बात और कि भैया ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो Z1 माइनस Z2 और Z3 माइनस Z2 का मैग्नीट्यूड बराबर है। तो हमारे पास यहां से निकल के आया है कि Z1 माइनस Z2 इंटू आयोटा इज इक्वल टू Z3 माइनस Z2, ये निकल के आ गया। लेकिन हमारे इस रिश्ते में कहीं पर भी आयोटा नहीं है, लेकिन हमारे पास जो रिश्ता आया है उसमें आयोटा है, तो क्या करेंगे, आयोटा को गायब करेंगे। कैसे गायब होगा आयोटा, आयोटा कैसे गायब होगा, स्क्वायर कर दो, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 गायब। चलो स्क्वायरिंग कर दीजिए। जैसे इसकी स्क्वायरिंग करेंगे यहां पर आएगा Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर माइनस इज इक्वल टू Z3 माइनस Z2 का होल स्क्वायर। खोल दीजिए, 2Z1 Z2 माइनस Z1 स्क्वायर माइनस Z2 स्क्वायर
इज Z3 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर माइनस 2Z3Z2। चलिए आइए रीअरेंज कर लें, 2 वाली सारी चीजें एक साइड ले लें, तो इधर आ जाएगा 2Z1Z2 प्लस 2Z3Z2। इन दोनों को उधर ले जाएं तो Z1 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर। बस 2Z2 कॉमन ले लें तो Z1 प्लस Z3 इज इक्वल टू Z1 स्क्वायर प्लस 2Z2 स्क्वायर, हैंस पार्टी। देखिए सेम का सेम रिलेशन हमारे पास निकल के आ गया है। ये रिलेशन चाहो तो याद भी रखो, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल की वर्टिसेस के बीच का रिलेशन, कंसेप्ट ऑफ रोटेशन। कॉपी कर लीजिए इस पूरे को, ये रहा पूरा आपके आंखों के सामने। आओ कंसेप्ट ऑफ रोटेशन पर बेस्ड और सवाल लें। एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन कहता था इफ Z1 Z2 Z3 आर वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, अगर Z1 Z2 Z3 इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं, देन शो, क्या शो करना था, Z1 स्क्वायर Z2 स्क्वायर Z3 स्क्वायर इज Z1 Z2 Z2 Z3 Z3 Z1। तो ये चीज हमको शो करनी थी। चलो कोशिश करते हैं। Z1 Z2 Z3 तीनों इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं, तो यहां पर मान लेते हैं ये पॉइंट हमारा Z1 है, ये पॉइंट हमारा Z2 है और ये पॉइंट हमारा Z3 है। अब हमको वर्टेक्स के बीच में रिलेशन चाहिए। Z1 Z2 Z3 उसके वर्टेक्स हैं और हमको चाहिए वर्टेक्स के बीच में रिलेशन। तो चलिए अगर वर्टेक्स के बीच में रिलेशन चाहिए तो देखते हैं कैसे करेंगे। इस वेक्टर को अगर 60 डिग्री से रोटेट करूं तो ये वेक्टर मिलेगा। आओ लिखें Z3 माइनस Z2 इंटू ई की पावर आयोटा पाई बाई 3 इज इक्वल टू Z1 माइनस Z2। आप बोलोगे कि इनको इनके मैग्नीट्यूड से डिवाइड क्यों नहीं किया, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। आइए और अगर इसको 60 डिग्री से रोटेट करें तो ये वाला वेक्टर मिलेगा, तो इस वेक्टर को लिखेंगे हम Z2 माइनस Z1 इंटू 60 डिग्री का रोटेशन, और ये दे देगा हमको Z3 माइनस Z1। ये लिखिए Z2 माइनस Z1 को 60 डिग्री से रोटेट किया तो मिल जाएगा। अब जैसे पिछली बार हमने आयोटा को गायब किया था, तो अब की बार आपको इस सब को गायब करना है, ई की पावर आयोटा पाई बाई 3। कैसे गायब करेंगे ई की पावर आयोटा पाई बाई 3 को? मैं तो कहता हूं दोनों को डिवाइड कर दो। जब आप दोनों को डिवाइड कर दोगे तो मिलेगा Z3 माइनस Z2, Z2 माइनस Z1, Z1 माइनस Z2, Z3 माइनस Z1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, Z3 इंटू Z3, Z3 स्क्वायर माइनस Z2 Z3 माइनस Z2 Z1। फिर इधर मल्टीप्लाई कीजिए Z2 Z1 भाई Z2 Z3 Z3 स्क्वायर, Z3 Z1 आ गया। एक मिनट रुको, पूरा लगता मल्टीप्लाई किया नहीं मैंने, एक मिनट रुको, गड़बड़ हो गई है, कुछ एरर हो गया है। हाँ एक बार और, Z3 स्क्वायर माइनस Z3 Z1 माइनस Z2 Z3 प्लस Z2 Z1। ये लीजिए, अब ये इधर इनको मल्टीप्लाई किया, अब इनको मल्टीप्लाई कीजिए, Z2 Z1 फिर Z माइनस Z2 स्क्वायर फिर माइनस Z1 स्क्वायर फिर प्लस Z1 Z2। ये निकल के आ गया। उत्तेरी उत्तेरी, कट गया कट गया कट गया कट गया, Z1 Z2 कट गया एक, और रीअरेंज कर लें और रीअरेंज कर लें, Z1 स्क्वायर इसको इधर ले आए तो मिल गया Z1 स्क्वायर Z2 स्क्वायर Z3 स्क्वायर इज इक्वल टू Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ध्यान रखें। इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस के बीच अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स Z1 Z2 Z3 हैं तो Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर बराबर होगा Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1। कॉपी करिए। एक और क्वेश्चन देखिए,
उसी इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रथा को आगे बढ़ाते हुए, लेट द कॉम्प्लेक्स नंबर Z1, Z2, Z3 बी वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड Z0 बी द सर्कमसेंटर ऑफ द ट्रायंगल। अब यहां दे रखा है कि Z0 क्या है, उसका सर्कमसेंटर। Z0 क्या है, उसका सर्कमसेंटर। अब यहां पर थोड़ा सा ज्योमेट्री बताएंगे, थोड़ी सी ज्योमेट्री बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ध्यान से सुनेंगे। अब देखिए ध्यान से, मॉडुलस मतलब दूरी, मॉडुलस मतलब दूरी, ये तो हम जानते ही हैं। अब यहां पर मैं ज्योमेट्री को इंट्रोड्यूस करूंगा और सब बच्चे थोड़ी सी ज्योमेट्री पर ध्यान देंगे। मान लीजिए एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये वर्टेक्स Z1 है और ये एक पॉइंट Z2 है और ये एक पॉइंट Z3 है। थोड़ी सी ज्योमेट्री पर ध्यान देंगे। बिल्कुल वेक्टर की तरह भी इसकी ज्योमेट्री चलती है, बिल्कुल वेक्टर की तरह भी इसकी भी ज्योमेट्री चलती है। Z1 और Z2 के बीच की दूरी मॉडुलस Z1 माइनस Z2, Z2 और Z3 के बीच की दूरी मॉडुलस Z2 माइनस Z3, Z1 और Z3 के बीच की दूरी मॉडुलस Z1 माइनस Z3। दूरी मतलब मॉडुलस। यहां पर भी और देखें, सेक्शन फॉर्मूला भी वैसा ही काम करता है। सेक्शन, ये मैंने डिस्टेंस के बारे में आपको बताया, बोर्ड पर देखेंगे। डिस्टेंस के बाद अगर हम बात करें सेक्शन फॉर्मूले की, तो सेक्शन फॉर्मूला बिल्कुल वेक्टर की तरह काम करेगा। यहां पर भी कहने का मतलब, अगर ये पॉइंट Z1 है और ये पॉइंट Z2 है, तो इनको m/n के रेशियो में डिवाइड करने वाले पॉइंट क्या होगा, mZ2 प्लस nZ1 अपॉन m प्लस n। बिल्कुल सेक्शन फॉर्मूला। अगर इसका रियल पार्ट लेंगे तो इसका x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा और इमेजिनरी पार्ट लेंगे तो y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। उसमें i कैप का कंपोनेंट x कोऑर्डिनेट देता था, वह j कैप का कंपोनेंट y कोऑर्डिनेट देता था और k कैप का कंपोनेंट z कोऑर्डिनेट देता था। यहां पर इसका रियल पार्ट गिव्स x कोऑर्डिनेट और इसी चीज का इमेजिनरी पार्ट गिव्स y कोऑर्डिनेट। रियल पार्ट x कोऑर्डिनेट देता है और इमेजिनरी पार्ट y कोऑर्डिनेट देता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ सेक्शन फॉर्मूले में और थोड़ा देखें। अगर हमको दो पॉइंट गिवन है, पहले इसको नोट कर लेंगे। अगर हमको दो पॉइंट गिवन है, एक पॉइंट Z1 है और दूसरा पॉइंट Z2 है, तो इनका जो मिड पॉइंट निकल के आएगा वो आएगा Z1 प्लस Z2/2। ये इनका मिड पॉइंट निकल के आ जाएगा। यानी अगर मेरे को एक ट्रायंगल दे दिया जाए, ये पॉइंट मान लीजिए Z1 है, ये पॉइंट मान लीजिए Z2 है और ये पॉइंट मान लीजिए Z3, तो इस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड मैं निकाल सकता हूं। कैसे? सेंट्रॉइड मीडियन पर होता है, मीडियन इसके मिड पॉइंट यानी Z2 प्लस Z3/2 और सेंट्रॉइड को, मीडियन को सेंट्रॉइड डिवाइड करती है 2:1 के रेशियो में, तो सेंट्रॉइड निकल के आ जाएगा आपके पास Z1 प्लस Z2 प्लस Z3/3। वही पुराने फॉर्मूले काम करेंगे। ये हो ज्योमेट्री की कुछ चीजें, डिस्टेंस, सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट, सेंट्रॉइड। कॉपी करें तो आगे करूं क्वेश्चन। यहां पर ये सारी चीजें समझ में आ गई। यहां पर और एक बात बताऊंगा मैं आपको, बड़ी मजेदार, ध्यान देखेंगे ज्योमेट्री पर बेस्ड। तो डिस्टेंस निकालना मॉडुलस का काम है, सेक्शन फॉर्मूला सेक्शन की तरह काम करेगा, और यहां पर वेक्टर का पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन भी काम करता है। लेकिन कैसे, समझिए। देखो मैं समझाने की कोशिश करता हूं, थोड़ा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन को समझ लीजिए। वेक्टर का पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन काम करता है, लेकिन कैसे, ये समझिए। अगर ये ओरिजिन है और ये पॉइंट अगर Z1 है और ये पॉइंट अगर Z2 है, तो ये वाला पॉइंट निकल के आएगा Z1 प्लस Z2। अच्छा मान ले ओरिजिन नहीं होता, गुरुजी बता रहा हूं। इसका मतलब आप ऐसे समझिए कि ये वाला वेक्टर अगर लिखना चाहें तो ये वाला वेक्टर Z1 प्लस Z2 टाइप से, और अगर आप ये वाला वेक्टर लिखना चाहें तो ये वाला वेक्टर Z1 माइनस Z2 टाइप से।
कैसे लिख दिया? बहुत आसान, फाइनल माइनस इनिशियल। इसकी डायरेक्शन यूं है तो फाइनल माइनस इनिशियल, इसकी डायरेक्शन यूं है तो फाइनल माइनस इनिशियल। यानी अगर पैरेललोग्राम का एक वर्टेक्स ओरिजिन हो जाए, अच्छा नहीं होगा तो क्या होगा वो भी बताने जा रहा हूं, और एक वर्टेक्स Z1 एक वर्टेक्स Z2, तो ये वाला वर्टेक्स Z1 प्लस Z2। मन में बहुत तेज से सवाल आ रहा होगा, गुरुजी अगर ये पैरेललोग्राम का वर्टेक्स ओरिजिन ना हुआ तो? रोइए मत, रोइए मत, रुमाल निकालिए, आंसू पोंछ लीजिए, आंसू पोंछ लीजिए। अगर मान लीजिए ये Z1 है और ये Z2 है और ये Z3 है, अब आप इसको यूं समझिए जैसे मैं समझा रहा हूं कि दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इज दिस वेक्टर, ऐसे। तो आप देखिए मेरी बात को, दिस वेक्टर कितना आया? Z2 माइनस Z1। दिस वेक्टर कितना आया? Z3 माइनस Z1। अब मान लो अगर ये पॉइंट Z है तो Z माइनस Z1 शुड बी इक्वल टू दिस प्लस दिस, यानी Z2 माइनस Z1 प्लस Z3 माइनस Z1 को उधर ले जाएं तो Z की वैल्यू Z2 प्लस Z3 माइनस Z1। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट Z2 प्लस Z3 माइनस Z1। बिल्कुल याद रखना है, पैरेललोग्राम के अंदर ये दो बातें जो कि मैंने अभी अभी आपको सिखाई हैं, यहां लाइन बना देते हैं, कॉपी करिए। अब हमने ज्योमेट्री की बातें कर ली, अब हम इस सवाल को करेंगे। अब Z0 सरकम सेंटर, अब यार मतलब मजाक कर रहा है। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या सरकम सेंटर, क्या ऑर्थो सेंटर, क्या सेंट्रियोइड, तो यानी यहां से मुझे पता लग गया कि Z0 और कुछ नहीं Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 बाई 3 है। और Z1 Z2 Z3 अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो एक और रिश्ता मुझे पता है, क्या भैया, कि Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर इज Z1 Z2 Z2 Z3 Z3 Z1। मुझे यह साबित करना है, मुझे क्या साबित करना है? मुझे यह साबित करना है। चलो साबित करें। इसको 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 3Z0 विल बी Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। स्क्वायरिंग कर दीजिए तो 9Z0 स्क्वायर इज Z1 स्क्वायर Z2 स्क्वायर Z3 स्क्वायर 2 टाइम्स Z1 Z2 Z2 Z3 Z3 Z2। तेरी तो क्या देख लिया सवेरे सवेरे आंखों ने, ये चीज तो इसी के बराबर है। तो हो गया Z1 स्क्वायर Z2 स्क्वायर Z3 स्क्वायर, यानी 9 टाइम्स Z0 स्क्वायर इज 3 टाइम्स Z1 स्क्वायर Z2 स्क्वायर Z3 स्क्वायर, यानी 3Z0 स्क्वायर इज Z1 स्क्वायर Z2 स्क्वायर Z3। हैंस पार्टी, कॉपी करो। और क्वेश्चन देखिए, अब अपन ने ज्योमेट्री देखो, कंसेप्ट ऑफ रोटेशन पूरा ज्योमेट्री है, क्योंकि कंसेप्ट ऑफ रोटेशन क्या देता है? किसी भी ज्योमेट्री के वर्टेक्स के बीच में रिलेशन। जैसे ही किसी भी क्वेश्चन में हम देखें कि गिवन डायग्राम के वर्टिसेस इन्वॉल्व हैं, गिवन ज्योमेट्री के वर्टिसेस इन्वॉल्व हैं, तुरंत दिमाग चलना चाहिए कि लगेगा इसमें कंसेप्ट ऑफ रोटेशन। और ज्योमेट्री भी देख ली कैसे सेक्शन फॉर्मूला काम करता है, कैसे डिस्टेंस फॉर्मूला काम करता है। एक और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है इफ द कॉम्प्लेक्स नंबर Zi, आई की वैल्यू 1 2 यानी Z1 Z2 Z3 रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन। आइए बात करें। अरे लगता है इसको छोटा नहीं किया मैंने, एक मिनट रुक जाइए। क्या फिर आपका क्वेश्चन तो आपको दिखेगा ही। यस, हाँ बोलता है रेगुलर हेक्सागन, तो आइए रेगुलर हेक्सागन बना दें। ये रेगुलर हेक्सागन है, तो इसका एक वर्टेक्स Z1 है, एक वर्टेक्स Z2 है, एक वर्टेक्स Z3 है, एक वर्टेक्स Z4 है, एक वर्टेक्स Z5 है, एक वर्टेक्स Z6 है।
चूंकि ये रेगुलर हेक्सागन है, बिल्कुल सिमेट्रिकल है। आगे बोलता है इफ द कॉम्प्लेक्स नंबर वर्ड एंड जेड नॉट इज इट सेंटर, और जेड नॉट अगर इसका सेंटर है तो सिद्ध करना है, साबित करना है कि समेशन जेड आर स्क्वायर 6 जेड नॉट स्क्वायर के बराबर है। अब इसके अंदर बच्चे डायरेक्ट देखते ही क्वेश्चन पे टूट पड़ते हैं, लेकिन दिमाग लगाना है। इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल में अभी अभी हमने साबित किया कि Z1 Z2 Z3 अगर उसके वर्टेक्स हैं, ये देखिए, और Z0 अगर उसका सेंटर है तो Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर ये 3 Z0 स्क्वायर के बराबर होगा। ये हमने साबित किया। अब यहां पर देखिए हम इसी बात का भरपूर इस्तेमाल करेंगे। कैसे? देखो, इसको, इसको और इसको, इन तीनों को मिला दो तो मिलेगा आपको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। कैसे है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल? मैं समझा देता हूं। ये साइड बराबर है, और ये एंगल, ये जो ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल है और ये जो ट्रायंगल है, तीनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये छह साइड बराबर है, और ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, सारे एंगल बराबर हैं। तो ये चुन्नू ट्रायंगल है और ये चुन्नू ट्रायंगल है, ये तीनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो ये साइड लेंथ, ये साइड लेंथ, ये साइड लेंथ बराबर है, यानी Z1 Z3 Z5 इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो मैं लिख देता हूं Z1 Z3 Z5 Z1 Z3 Z5 are equilateral triangle. So यहां से मैं लिखूंगा Z1 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर प्लस Z5 स्क्वायर, ये 3 Z0 स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। इतना ही नहीं, उसी लॉजिक से Z4 Z2 Z6 ये तीनों मिलके भी इक्विलेटरल ट्रायंगल बनते हैं। देखी चालाकी, बचपन में तारा बनाया करते थे। ऑल्सो Z2 Z4 Z6 आर इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये तीनों मिलके भी इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहे हैं। तो यहां से आ जाएगा Z2 स्क्वायर प्लस Z4 स्क्वायर प्लस Z6 स्क्वायर 3 Z0 स्क्वायर। इसको इक्वेशन 1 कह दो, इक्वेशन 2 कह दो। ऐड 1 and 2 and hence proved। जैसे ही जोड़ेंगे मिल जाएगा Z1 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर प्लस Z4 स्क्वायर प्लस Z5 स्क्वायर प्लस Z6 स्क्वायर इक्वल टू 6 Z0 स्क्वायर। कॉपी करिए। जबरदस्त सवाल लेने जा रहे हैं, IIT में आया हुआ जबरदस्त ज्योमेट्री का जबरदस्त सवाल। आओ देखें, ABC आर द पॉइंट रिप्रेजेंटिंग कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 Z3। ABC जो है वो Z1 Z2 Z3 रिस्पेक्टिवली को रिप्रेजेंट करते हैं ट्रायंगल के अंदर। आइए एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ध्यान से देखेंगे, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। Z1 Z2 Z3 ABC are the points representing the complex number Z1 Z2 Z3 respectively and the circumcenter of the triangle lies on the origin। और इसका circumcenter origin पर लाई करता है। खुशखबरी, खुशखबरी, इसका circumcenter है कहीं and that circumcenter is origin। ठीक है, अब circumcenter से जितनी दूरी Z1 की होगी, circumcenter से उतनी ही दूरी Z2 की होगी, सरकमसेंटर से उतनी ही दूरी Z3 की होगी। सरकमसेंटर से जितनी दूरी Z1 की होगी, सरकमसेंटर से उतनी ही दूरी Z2 की होगी, और सरकमसेंटर से उतनी ही दूरी Z3 की होगी। सरकमसेंटर एक ऐसा पॉइंट होता है जो तीनों वर्टेक्स से बराबर की दूरी पर होता है, और दूरी किसके बराबर होती है? सरकम रेडियस। यानी इसको देखते ही मॉडुलस ऑफ Z1 इज सेम एज मॉडुलस ऑफ Z2 इज सेम एज मॉडुलस ऑफ Z3। यानी Z1 Z2 Z3 तीनों का मॉडुलस बिल्कुल सेम है। आगे क्या बोलता है, आइए सुन लें, सुन लें,
सुनना जीवन बहुत जरूरी है। अच्छा, और ट्रायंगल लाइज इफ द ऑल्टीट्यूड एडी ऑफ द ट्रायंगल, जो इसका ऑल्टीट्यूड, गड़बड़ हो गई गड़बड़ हो गई गड़बड़ हो गई गड़बड़ हो गई गड़बड़ हो गई, और गलती से रबर चुन रखा था मैंने, उसने मिटा दिया जो कुछ मिला उसको। आगे बोलता है ऑल्टीट्यूड एडी मीट सरकम सर्किल अगेन एट पी। जो ऑल्टीट्यूड एडी है वो सरकम सर्किल को वापस से पी पॉइंट पर मिलता है। मतलब गजब है। प्रूव द कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, पी के कॉरेस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना है, पी के कॉरेस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना है और साबित करना है कि वो माइनस Z2 Z3 अपॉन Z1 के बराबर होगा। पी के कॉरेस्पॉन्डिंग, पी, तो पी के कॉरेस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर को थोड़ी देर के लिए Z मान लेते हैं। तो कुल मिलाकर हमको क्या करना है, Z को निकालना है Z1 Z2 Z3 के टर्म्स में, Z को निकालना है Z1 Z2 Z3 के टर्म्स में। चलो कोशिशें करें। Z को निकालना है Z1 Z2 Z3 के टर्म्स में, तो मैं इसको इससे जोड़ देता हूं। एक बात तय है कि ओरिजिन से Z की दूरी भी सेम होगी, तो यही चीज आपकी मॉड Z के भी बराबर आ जाएगी। यानी मॉड Z1 मॉड Z2 मॉड Z3 सबके सब किसके बराबर है, सरकम रेडियस R के बराबर है। सबके सब किसके बराबर है, सरकम रेडियस R के बराबर है। चलो खेलवा शुरू करें। कंसेप्ट ऑफ रोटेशन यूज करने का मन कर रहा है लेकिन समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। चलो देखते हैं। ये एंगल 90 डिग्री है, इसको ABC, तो इस पॉइंट को मैं A कह दे रहा हूं, इस पॉइंट को मैं B कह दे रहा हूं और इस पॉइंट को मैं C कह दे रहा हूं। अच्छा 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 गुरुजी, चलो देखते हैं। इस पॉइंट को C कह दे रहा हूं और देखें ये एंगल B है। ध्यान से देखना, ध्यान देखना ज्योमेट्री को, बाद में हंसना मत अकेले बैठे बैठे। ये 90 डिग्री है, ये पूरा एंगल B है, तो ये वाला इतना सा एंगल π/2 माइनस B हो जाएगा। तो Z1 Z2 ये एंगल π/2 माइनस B हो जा रहा है। अच्छा, ये जो कॉर्ड है चलो देखते हैं। ये कॉर्ड BP कॉर्ड जितना एंगल सरकमफ्रेंस पर बना रही है उसका डबल एंगल यहां पर बनाएगी। कोई भी कॉर्ड जितना एंगल सरकमफ्रेंस पर बना रही है उसका डबल एंगल यहां बनाएगी, डबल एंगल यहां बनाएगी। तो एंगल BOP ये इसका डबल हो जाएगा, यानी π-2B हो जाएगा। ये राइट एंगल ट्रायंगल था और ये एंगल B था ट्रायंगल का, तो 90 डिग्री तो π/2 माइनस B। तो BP कॉर्ड जितना एंगल यहां बनाएगी उसका डबल सेंटर पे बनाएगी। तो BP कॉर्ड ने यहां π/2 माइनस B बनाया, तो इसका डबल O पर बना दिया। चलिए डबल O पर बना दिया। आइए और देखें। अच्छा, ये Z1 Z3 कॉर्ड को देखो। Z1 Z3 कॉर्ड जितना एंगल यहां बनाएगी उसका डबल यहां बनाएगी, तो ये एंगल आपका 2B आ गया। तो एक तो ये एंगल पता हो गया, दूसरा ये वाला एंगल भी पता हो गया। कौन सा एंगल, BOP एंगल भी पता हो गया। चलो खेल खेलते हैं। अब मैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है, घड़ी के उल्टा रोटेट करना है, तो यानी इस वेक्टर को रोटेट करूंगा। ध्यान देखेंगे, अगर इस वेक्टर को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दूंगा तो ये वाला वेक्टर मिल जाएगा आपको। डायग्राम देखेंगे तो ये वाला वेक्टर कितना होगा, Z2 माइनस ओरिजिन अपॉन मॉड Z2 इनटू कितने एंगल से रोटेट करेंगे, π-2B से, तो ये मुझे दे देगा Z वेक्टर। अब इसको मैग्नीट्यूड से क्यों नहीं डिवाइड किया, डिवाइड तो करा है
लेकिन मॉड Z2 और मॉड Z दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये हमारे पास निकल के आ गया। इसी रिश्ते को हम ऐसा कह देंगे Z2 e की पावर आयोटा पाई इंटू ई की पावर माइनस आयोटा 2b, ये Z के बराबर है। इसको उधर ले जाओ तो Z2 e की पावर आयोटा पाई इज इक्वल टू Z e की पावर आयोटा 2b, ये एक रिश्ता निकल के आ गया। और मैं यहां 2b निकाल के बैठा हूं एंटी क्लॉकवाइज। इस वेक्टर को अगर रोटेट कर दूंगा तो ये वाला वेक्टर मिल जाएगा, यानी Z3 इंटू ई की पावर आयोटा 2b, ये Z1 के बराबर आ जाएगा। इसको भी मॉड Z3 से डिवाइड किया, इसको भी मॉड Z1 से, तो वो तो कट गए कि बराबर थे। तो ई की पावर आयोटा 2b की वैल्यू Z1 अपॉन Z3 आ गई। इधर देखो ई की पावर आयोटा पाई, ये होता है कॉस पाई प्लस आयोटा साइन पाई माइनस 1, तो ये हो गया माइनस Z2 इज इक्वल टू Z इंटू Z1 अपॉन Z3। अरे 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 क्या देख लिया सवेरे सवेरे आंखों ने, Z इक्वल टू माइनस Z3 Z2 अपॉन Z1, हैंस प्रूव्ड। की ज्योमेट्री है बहुत आसान क्वेश्चन, एक ही एंगल को कैसे मैंने इन्वॉल्व करके पूरी ज्योमेट्री को सॉल्व किया। कॉपी करिए। एक और बेहतरीन सवाल देखिए, जरा आधा मिनट लगा के पढ़िए तो सही इस सवाल को, जरा आधा मिनट लगा के पढ़िए तो सही आप इस सवाल को। पढ़ लिया होगा आपने, ध्यान से देखिए इस सवाल को। अब ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन आईटी में आया हुआ। P इज अ पॉइंट ऑन द आर्गेंड डायग्राम। आर्गेंड बाबा प्रकट हुए थे पृथ्वीलोक पर, तो P एक पॉइंट है आर्गेंड डायग्राम पर। ऑन द सर्किल विद OP एज डायमीटर, OP को डायमीटर मानते हुए 2 पॉइंट्स Q and R आर टेकन, एंगल POQ QOR, तो OP को डायमीटर मान के एक सर्किल बनाया जाता है और इस सर्किल के ऊपर 2 पॉइंट लिया जाता है Q और R। एक पॉइंट Q लिया जाता है और एक पॉइंट R लिया जाता है, और ये दोनों पॉइंट ऐसे लिए जाते हैं कि POQ एंगल, ये एंगल भी थीटा है और ये एंगल भी थीटा है, दोनों एंगल थीटा है। एंगल POQ एंगल Q थीटा। इफ O इज द ओरिजिन, PQR, P को रिप्रेजेंट करते हैं Z1 से, Q को रिप्रेजेंट करते हैं Z2 से, और R को रिप्रेजेंट करते हैं Z3 से। इफ PQR दिस इज शो दिस, ये प्रूव करना है। जैसे ही जो चीज हमको प्रूव करनी है उसको घुरियाया हमने, तो Z2 स्क्वायर कॉस टू थीटा Z1 Z3 कॉस स्क्वायर थीटा, यानी वर्टेक्स के बीच में रिलेशन चाहिए, Z1 Z2 Z3 के बीच में रिलेशन चाहिए। तो वर्टेक्स के बीच में अगर रिलेशन चाहिए तो वर्टेक्स के बीच में रिलेशन कैसे मिलेगा? बिल्कुल कंसेप्ट ऑफ रोटेशन। चलो देखते हैं। मैं तो क्या करता हूं, कॉम्प्लेक्स वाली चीजों को एक साइड ले लो, Z2 स्क्वायर अपॉन Z1 Z3, कॉम्प्लेक्स वाली चीजों को एक साइड ले लो, Z2 स्क्वायर अपॉन Z1 Z3। चलो देखते हैं क्या कर सकते हैं। यहां पर Z1 को अगर एंटी क्लॉकवाइज थीटा से रोटेट करूं तो Z2 मिल जाएगा, तो Z1 अपॉन मॉड Z1 रोटेटेड बाय एंगल थीटा गिव्स Z2 अपॉन मॉड Z2। ये लीजिए निकल के आ गया हमारे पास एक रिश्ता। अच्छा, उसके बाद Z2 को अगर थीटा से रोटेट करूं, यानी Z2 अपॉन मॉड Z2 रोटेटेड बाय एन एंगल थीटा गिव्स Z3 अपॉन मॉड Z3। दोनों मैंने कंसेप्ट ऑफ रोटेशन से लिख लिए। यहां पर इस बार मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया है क्योंकि ये तीनों लेंथ जरूरी नहीं बराबर हो। अब मैं Z2 स्क्वायर अपॉन Z1 Z3 बनाने का इच्छुक हूं, तो Z2 स्क्वायर अपॉन Z1 Z3 बनाने का अगर इच्छुक हूं तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन पलट के। मैं समझाता हूं, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। अल्टीमेटली ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। ये यूं कह लीजिए कि दोनों को डिवाइड कर देते हैं, बल्कि 1 डिवाइडेड बाई Z2।
इससे क्या होगा, ई की पावर i बेटा थीटा कट जाएगा, तो यहां आएगा z1 अपॉन मॉड z1 इंटू z2 अपॉन मॉड z2 इज इक्वल टू, यहां पर आएगा z2 अपॉन मॉड z2 इंटू z3 अपॉन मॉड z3। ये निकल के आ गया। आइए z2 और इनको एक साइड ले जाएं, तो यहां से आपके पास निकल के आ रहा है z2 स्क्वायर अपॉन z1 z3। देखिए z2 इधर z1 z3 इज इक्वल टू, अरे भाई साहब, मॉड z2 स्क्वायर मॉड z1 मॉड z3 मॉड z2 स्क्वायर अपॉन मॉड z1 मॉड z3। बिल्कुल सही आ गया, बहुत सही। अब जरा ज्योमेट्री लगाएं, तो मैंने z2 स्क्वायर अपॉन z1 z3 जानबूझ के बनाया क्योंकि अल्टीमेटली मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर में यही चाहिए। अब यहां पर अगर देखो तो z2 स्क्वायर जो है वो OQ स्क्वायर के बराबर है और z1 z3 OP इंटू z3 OR के बराबर है। बचपन में मैडम बहुत चिल्लाया करती थी, कहती थी एंगल इन अ सेमी सर्किल इज 90 डिग्री। तो एंगल इन अ सेमी सर्किल अगर 90 डिग्री है तो इसको जोड़ूंगा यह भी 90 डिग्री और इसको जोड़ूंगा यह भी 90 डिग्री। दोनों ही राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज ओपी है, दोनों ही राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज ओपी है, तो ऊपर नीचे दोनों जगह ओपी स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो ये चीज बनेगी OQ अपॉन OP का होल स्क्वायर होल अपॉन OR अपॉन OP। उत्तर आंखों के सामने नाचने को बिल्कुल तैयार बैठा है। OQ अपॉन OP, इधर देखिए OQ अपॉन OP कॉस थीटा और OR अपॉन OP कॉस 2 थीटा। क्यों लग रहा है एंस प्रूव्ड? बिल्कुल प्रूव हो गया। देखिए z2 स्क्वायर अपॉन z1 z3 इस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस 2 थीटा लिखना ही पड़ेगा मुझको, हैंस पार्टी। कॉपी करिए। एक और बहुत जबरदस्त सवाल, एक और बहुत जबरदस्त सवाल, जरा 1 मिनट लगा के सवाल पढ़िए, जरा 1 मिनट लगा के सवाल पढ़िए। देखिए देखिए तो सही क्या कहता है, z1 z2 z3 z4 और वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर। तो ये चारों के चारों स्क्वायर के वर्टिसेस हैं। दुनिया का सबसे शानदार डायग्राम z1 z2 z3 z4। z1 z2 z3 z4 are vertices of a square on the argand diagram taken in anti-clockwise direction। एंटी-क्लॉकवाइज z1 z2 z3 z4। जरूरी नहीं z1 को यहां शुरू करो, z1 को कहीं भी शुरू करो, बस एंटी-क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेनी है। आगे बोलता है प्रूव दिस। आइए 2 चीजें प्रूव करनी है, जो चीजें प्रूव करनी है, जो चीजें प्रूव करनी है जरा उनको जमा लें। ये कहता है 2z2 इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा z1 प्लस 1 माइनस आयोटा z3। ये चीज हमको प्रूव करनी है। जरा रियल और इमेजिनरी पार्ट को थोड़ा अलग अलग करें। z1 प्लस आयोटा z1 प्लस z3 माइनस आयोटा z3, ये निकल के आ रहा है हमारे पास। ध्यान से देखेंगे तो यहां से आ जाएगा z1 प्लस z3 प्लस आयोटा टाइम्स z1 माइनस z3 और यहां पर हमारे पास 2z2 है ही। ध्यान देखना, इनको मैं इमेजिनरी पार्ट को इसलिए अलग कर रहा हूं क्योंकि इमेजिनरी चीज किसी भी चीज को आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो कितने से रोटेट हो जाएगी, 90 डिग्री से। तो जो चीज मुझे साबित करनी है उसको थोड़ा सा रीअरेंज करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे 2z2 इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा z1 माइनस आयोटा z3, तो z1 प्लस आयोटा z1 z3 माइनस आयोटा z3, तो z1 प्लस z3 प्लस आयोटा टाइम z1 माइनस z3 और 2z2 के बराबर ही आ जाना चाहिए। चाहो तो इसको इधर ले आओ, रियल पार्ट को एक साइड ले लो, तो 2z2 माइनस z1 माइनस z3 इज आयोटा टाइम्स z1 माइनस z3। चलो ये एक रिश्ता सा आ गया है, आइए इस रिश्ते को देखें। इस रिश्ते से हम क्या कर सकते हैं, 2z2 को आप लिख सकते हो z2 माइनस z1 प्लस z2 माइनस z3।
इसको मैंने लिख दिया Z2 माइनस Z1 प्लस Z2 माइनस Z3 इज आयोटा टाइम्स Z1 माइनस Z3। अब आप एक एक करके इन चीजों को देखें कि कैसे कर रहे हैं। आओ Z1 माइनस Z3 को देखें, तो ये Z1 माइनस Z3 है। इस चीज को देखें, जो चीज प्रूव करनी है उस पर थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करेंगे। Z1 माइनस Z3 की बात करें तो ये है Z1 माइनस Z3 वेक्टर, या पूरा ही बना लेते हैं भैया जी। अब आपको समझना है, थोड़ा थोड़ा सोचना है। Z1 माइनस Z3 को अगर आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे तो कितने एंगल से घूम जाएगा? 90 डिग्री से। Z1 माइनस Z3 की बात करें तो Z3, इसका डायरेक्शन हमने गलत बना लिया है, और डायरेक्शन को सही कर लें। एक मिनट रुको, इसको भी हटाई दो ताकि पूरा पर Z3 से रोटेट करेंगे तो ऊपर जगह चाहिए होगी। तो इस डायग्राम को थोड़ा सा नीचे बना लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से। चलिए चलिए चलिए, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं। अब इस बात पर ध्यान देंगे सब बच्चे। ये देखिए, थोड़ा मैं डायग्राम को ठीक कर लिया। Z1 Z2 Z3 Z4। अब चलिए शुरुआत करते हैं। Z1 माइनस Z3, तो Z1 माइनस Z3 इसकी डायरेक्शन यूं होगी, Z1 से Z3। आइए बात करें, अब इसको 90 डिग्री से रोटेट करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। हर चीज का ध्यान रखें। तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये 90 डिग्री से घूम जाएगा और ये बिल्कुल ऐसा हो जाएगा। सिमेट्री का हम लोग भरपूर यूज करेंगे यहां पर। सिमेट्री का ये एंगल 45 डिग्री है क्योंकि स्क्वायर है, तो ये एंगल भी 45 डिग्री। आप चाहें तो इस स्क्वायर को ऐसे एक्सटेंड कर सकते हैं। ये आ गया निकल के, ये हमारे पास निकल के आ गया। अब सब बच्चे बहुत ज्यादा ध्यान देंगे इस बात पर। ओके, तो ये हो गया Z1 माइनस Z3 वेक्टर। Z1 माइनस Z3 इंटू आयोटा ये वेक्टर। ये वेक्टर इधर लिखा हुआ है, इधर ध्यान से देखें तो प्रूव करूं। Z2 माइनस Z1, Z2 माइनस Z1 ये वाला वेक्टर हो गया, और Z2 माइनस Z3, Z2 माइनस Z3 ये वाला वेक्टर हो गया, Z2 माइनस Z3 ये वाला वेक्टर हो गया। आइए देखें कैसे Z2 माइनस Z1 जो हमारे पास निकल के आ रहा है, Z2 माइनस Z1 Z1 से Z2 की ओर, और Z2 माइनस Z3 Z3 से Z2 की ओर। दिस वेक्टर यानी दिस प्लस दिस, ये दोनों मिलके दिस निकल के आता है। आप चाहो तो डिस्प्लेसमेंट लॉ से भी देख सकते हो। आओ डिस्प्लेसमेंट लॉ से देखें, ध्यान देगा। अच्छा एक बात और, इसका डायरेक्शन यूं है तो जब ये रोटेट होगा तो इसका डायरेक्शन ऐसे ही निकल के आएगा। अब आप डायरेक्टली इसको वेक्टोरियली पहले समझो, फिर इसको हम एल्जेब्रिकली भी प्रूव करेंगे। अब वेक्टोरियली समझो, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, इन दोनों वेक्टर का सम इस वेक्टर के बराबर है। अब आइए इन सारे वेक्टर को अलग अलग कर लें। दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, अब जो वैल्यू Z2 माइनस Z1 जो वेक्टर है, उसी वेक्टर को अगर आप यहां रख देते हैं तो वेक्टोरियली पहले समझ लीजिए कि दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, ये आपको और कुछ नहीं, Z2 माइनस Z1। अब डिस्प्लेसमेंट देखिए, दिस डिस्प्लेसमेंट प्लस दिस डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू दिस डिस्प्लेसमेंट। जब भी अपन दो वेक्टर को जोड़ते हैं तो कैसे जोड़ते हैं? टेल टू टेल। तो दिस डिस्प्लेसमेंट प्लस दिस डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू दिस डिस्प्लेसमेंट, तो ये हमारे पास निकल के आ जाता है। यानी Z2 माइनस Z1 वेक्टर प्लस Z2 माइनस Z3 आयोटा टाइम Z1 माइनस Z3। यहां से यहां गए, फिर यहां से यहां गए, तो कुल मिला के नेट डायरेक्शन को भी देखिए, यहां से यहां पर निकल के आए। ये इस चीज का ज्योमेट्रिकल मीनिंग निकल के आता है। कॉपी करिए पहले आप इसको। आओ इसी चीज का एल्जेब्रिक प्रूफ देखें। ये मैं आपको इसलिए समझाने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि इसका यूज अभी आगे आने वाला है। आप सुनेंगे ध्यान से। आइए इस चीज को एल्जेब्रिकली प्रूव करें। ये तो अपन ने जो रंग बदल लेते हैं, ध्यान देखेंगे सब बच्चे, ये तो अपन ने ज्योमेट्रिकली दिखा दिया। आइए इसको प्रॉपरली एल्जेब्रिकली भी प्रूव कर दें और अच्छा लगेगा। अब देखो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, इसी डायग्राम को देखो, इस स्क्वायर को देखो।
अगर इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दें इसको, तो ये मिल जाना चाहिए। अब आप बोलेंगे गुरुजी आप इसी को क्यों रोटेट कर रहे हैं? क्योंकि भैया जिस चीज को हमको प्रूव करना है उसमें Z2, Z1 और Z3 केवल यही 3 चीजें इन्वॉल्व हैं, तो मैं Z2, Z1 और Z3 को इन्वॉल्व कर रहा हूं। अब सुनिए एल्जेब्रिकल प्रूफ खट से, इधर देखेंगे सब बच्चे, ये वाला वेक्टर यानी Z3 एल्जेब्रिक प्रूफ हर तरीके से समझें, यानी इस वाला वेक्टर Z3 माइनस Z2 इंटू आयोटा, आयोटा से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हो? क्योंकि 90 डिग्री से रोटेट करना है। ये देगा Z1 माइनस Z2, ये वाला वेक्टर। अब देखिए खेल हो जाएगा, इसको हम लिख देंगे Z3 आयोटा माइनस Z2 आयोटा इज इक्वल टू Z1 माइनस Z2। खेल देखेंगे सब बच्चे, Z2 को एक साइड ले लें और Z2 को इधर ले आए, तो Z2 माइनस Z2 आयोटा इज इक्वल टू Z1 माइनस Z3 आयोटा। यहां से Z2 को कॉमन ले लें तो 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू Z1 माइनस Z3 आयोटा। अब यहां पर ऊपर नीचे 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करके इसको रेशनलाइज कर दें। आइए इसको 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई कर दें तो 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा और नीचे भी 1 प्लस आयोटा Z1 माइनस Z3 आयोटा। तो ये दोनों मिलके 2Z2 बन जाएगा और 1 प्लस आयोटा को पल्ली तरफ ले जाएं, Z1 इंटू 1 प्लस आयोटा माइनस Z3 आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा। तो ये बन जाएगा 1 प्लस आयोटा इंटू Z1। अब जब आयोटा मल्टीप्लाई होगा आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा, माइनस Z3 आयोटा -1। तो माइनस साइन को अंदर ले जाएं तो 1 प्लस आयोटा Z1 प्लस Z3 इंटू हैंस पार्टी। तो 2Z2 1 प्लस आयोटा Z1 प्लस Z3 इंटू 1 माइनस आयोटा। ये हो गया इसी चीज का एल्जेब्रिक प्रूफ जो कि मैंने आपको अभी करके बताया जी। और ये इसकी ज्योमेट्रिकल अंडरस्टैंडिंग भी थोड़ी सी। आइए दूसरे वाले को भी एल्जेब्रिक प्रूफ कर दें। अब की बार Z4 Z1 Z3 इन्वॉल्व है, Z4 Z1 Z3 इन्वॉल्व है और Z4 को साबित करना है। तो यहीं पर आइए, यहीं पर देखें, ध्यान देखिए सब बच्चे। हाँ, Z4 Z3 एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करना है, तो इस वेक्टर को एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो ये आ जाएगा, यानी Z1 माइनस Z4 इंटू आयोटा, ये दे देगा Z3 माइनस Z4। अब Z4 को एक साइड लाएंगे तो Z1 आयोटा माइनस Z4 आयोटा इज इक्वल टू Z3 माइनस Z4। तो Z4 माइनस Z4 आयोटा इज इक्वल टू Z3 माइनस Z1 आयोटा। तो Z4 इंटू 1 माइनस आयोटा इज Z3 माइनस Z1 आयोटा। दोनों ओर 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस आयोटा, तो ये बन जाएगा 2Z4, ये बन जाएगा 1 प्लस आयोटा इंटू Z3, 1 प्लस आयोटा इंटू आयोटा तो प्लस Z1 इंटू हैंस पार्टी। अब उसका ज्योमेट्रिकल आप खुद देख लीजिएगा। ये लीजिए, दोनों का ही एल्जेब्रिक प्रूफ कॉपी कर लें हम लोग, कॉपी कर लीजिए। एकदम एक जबरदस्त क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन नॉर्मल होते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आत्मा तक पहुंच जाते हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको करते करते ऐसा लगता है कि परमात्मा से मिलन ही हो जाएगा। ये भी एक ऐसा ही क्वेश्चन है, आईआईटी में आया हुआ सवाल, ध्यान से देखेंगे। शो दैट ऑल द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस a नॉट z की पावर n, a1 z की पावर n माइनस 1, करते 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 दिस, शो दैट ऑल द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस वेयर मॉड ai लेस देन 1 है, lie outside the circle with center at origin and radius। हमको साबित करना है कि इस इक्वेशन के जितने भी रूट हैं, या ब्लैक पेन ले लेते हैं, हमको सिद्ध करना है कि इस इक्वेशन के जितने भी रूट हैं वो इस सर्किल के बाहर लाई करते हैं, इस सर्किल के बाहर लाई करते हैं, जितने भी रूट हैं इस इक्वेशन के। चलो देखते हैं। अब सब बच्चे ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। चलिए, गिवन, बोर्ड पर देखिए, गिवन n किसके बराबर है, a नॉट z की पावर n, a1 z की पावर n माइनस 1, करते करते an माइनस 1 z प्लस an। अब जो मैं कहूंगा उसकी बात सुनेंगे।
ये हमको n गिवन है। अब मैं बोलूंगा सो मॉडुलस ऑफ n इज a नॉट z की पावर n प्लस a1 z की पावर n माइनस 1 प्लस an का होल मॉड, है ना। इक्वेशन n यहां पर एक नेचुरल नंबर है। n क्या है? नेचुरल नंबर है, क्योंकि n नेचुरल नंबर z की पावर n, तो अंडरस्टूड है इसकी डिग्री n है और डिग्री हमेशा नेचुरल नंबर होती है। तो मॉड n की वैल्यू n आ गई, तो a नॉट z की पावर n a1 z की पावर n माइनस 1 प्लस an। अब मैं बोलूंगा n इज लेस देन मॉड ऑफ सम ऑफ मॉड से छोटा होता है। प्लीज एक एक बात पर ध्यान दीजिएगा, मॉड ऑफ सम ऑफ मॉड से छोटा होता है। यहां से यहां कैसे आए? आएज मॉड ऑफ सम इज लेस देन इक्वल टू सम ऑफ मॉड। मॉड ऑफ सम ऑफ मॉड से छोटा होता है। ओके, यानी n लेस देन इक्वल टू मॉड a नॉट मॉड z की पावर n प्लस मॉड a1 मॉड z की पावर n माइनस 1 करते करते मॉड an। कुछ नहीं किया, मल्टीप्लीकेशन में ब्रेक कर मॉड a नॉट मॉड z की पावर n ऐसे करके। अब मैं बोलूंगा सारे मॉड ai की वैल्यू 1 है, सो n इज लेस देन इक्वल टू मॉड z की पावर n मॉड z की पावर n माइनस 1 करते करते 1, क्योंकि सारे ai की वैल्यू 1 है। यहां से यहां कैसे आए? आएज मॉड ai इज लेस देन इक्वल टू 1, क्योंकि जो मॉड ai गिवन है वो 1 या 1 से छोटा है, तो इसलिए उसके अंदर ऐसा निकल के आएगा हमारे पास। आइए बात करते हैं इसकी। चलिए अब सुनेंगे ध्यान से। अब इसी चीज को मैं ऐसे लिख रहा हूं कि n लेस देन इक्वल टू 1 प्लस मॉड z प्लस मॉड z स्क्वायर प्लस मॉड z की पावर n। ये तो होना ही चाहिए, ये तो होना ही चाहिए। अब मैं बोलूंगा मॉड z एक पॉजिटिव नंबर है, तो सम ऑफ n टर्म सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म से छोटा होगा ही होगा अप टू इंफिनिटी। क्यों भैया? क्योंकि मॉड z पॉजिटिव है, तो अगर और पॉजिटिव चीजें जोड़ूंगा तो n अगर इससे छोटा है तो n इससे छोटा होगा ही होगा। एज यहां से यहां कैसे है? एज सम ऑफ n पॉजिटिव टर्म्स विल बी लेस देन सम ऑफ इनफाइनाइट पॉजिटिव टर्म्स। यानी ये होना ही चाहिए। अच्छा, इन्फिनिट चीजों का सम a अपॉन 1 माइनस आर। अब सुनते आए, यहां पर हम दो केस बना लेते हैं, या तो 1 माइनस मॉड z पॉजिटिव होगा या 1 माइनस मॉड z नेगेटिव होगा, बल्कि उल्टे लिख लेते हैं, या तो 1 माइनस मॉड z नेगेटिव होगा या 1 माइनस मॉड z पॉजिटिव होगा। अगर 1 माइनस मॉड z नेगेटिव हुआ तो इसका मतलब हो गया मॉड z 1 से बड़ा। अब यहां पर हमको दिखाना है आउटसाइड द सर्किल, ये इस सर्किल के बाहर लाई करते हैं। इस चीज का मतलब समझिए, इस चीज का मतलब हो गया कि मॉड z जो है वो n माइनस 1 अपॉन n से बड़ा है, यही इसका मतलब हुआ। लाई आउटसाइड द सर्किल, इस सर्किल के बाहर लाई करते हैं। सेंटर ओरिजिन ऑन रेडियस n माइनस 1 अपॉन n। अब सोचो ये सर्किल है जिसका सेंटर ओरिजिन है और जिसका रेडियस n माइनस 1 अपॉन n है। अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इसके बाहर होगा तो उसकी मॉड वैल्यू इसके रेडियस से बड़ी होगी। यानी हमको ये चीज प्रूव करनी है। आइए हम प्रूव के बहुत करीब हैं। तो मॉड z ग्रेटर देन 1, सो मॉड z ग्रेटर देन n माइनस 1 अपॉन n।
क्योंकि n माइनस वन अपॉन n 1 से छोटा होगा। तो अगर मॉड z 1 से ही बड़ा है तो इससे बड़ा होगा ही। अब यहां पर आ जाइए, अगर आप कहते हैं 1 माइनस मॉड z पॉजिटिव है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो n माइनस एन मॉड z लेस देन 1 आ जाएगा, ये अपॉन 1 माइनस आर बिल्कुल। तो यहां से 1 माइनस मॉड z लेस देन 1 बाई एन आ जाएगा। आइए सिंप्लीफाई कर लें, 1 माइनस 1 लेस देन, दैट इज मॉड z ग्रेटर देन n माइनस 1 अपॉन एन। यानी हर हालत में मॉड z इससे बड़ा होगा ही होगा। इनफैक्ट अपन ने सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला यूज किया है, तो मॉड z 1 से छोटा भी होगा, मॉड z 1 से छोटा भी होगा इनफाइनाइट। तो हमने साबित कर दिया कि हर हालत में मॉड z इज ग्रेटर देन n माइनस 1 अपॉन। तो जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर इसको सेटिस्फाई करेगा वो ट्रायंगल इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा, और इसलिए कम से कम मॉड z n माइनस 1 अपॉन n से बड़ा होगा ही होगा। कॉपी करिए। इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला हम तब लगाते हैं जब मॉड जो कॉमन रेशियो 1 से छोटा हो। अब सुनो, जब तुम यहां से यहां लिख रहे हो तो ऑटोमेटिकली तुम दो बातें बोलोगे, या तो मॉड z 1 से बड़ा है या मॉड z 1 से छोटा है। अगर मॉड z तुमने 1 से बड़ा ले लिया तो इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला नहीं लगा पाओगे, लेकिन ऑटोमेटिकली क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मॉड z 1 से बड़ा हो गया तो n माइनस 1 अपॉन n से बड़ा हो ही जाएगा। दूसरी बात, और जब मॉड z 1 से छोटा है तो भी हम प्रूव कर ही दे रहे हैं, दोनों तरीके से।